आयकर आय पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील कर है। भारत में सामान्यतया करदाताओं से दो प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में कर का भार और कर को चुकाने वाला व्यक्ति एक ही होता है, यानी जो व्यक्ति कर चुकाएगा उसी व्यक्ति को कर का भार भी वहन करना होगा। यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स तथा इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं, कराघात एवं करापात। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स व इंसिडेंस ऑफ टैक्स एक ही व्यक्ति पर होते हैं, यानी कर का चुकाने वाला व्यक्ति और कर का भार वहन करने वाला व्यक्ति एक ही होता है। ये होता है प्रत्यक्ष कर, और आयकर प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। आयकर में जो व्यक्ति कर चुका रहा है उसी व्यक्ति को आयकर का भार भी वहन करना होता है। इसी तरीके से धनकर भी प्रत्यक्ष कर का ही उदाहरण है। धनकर में व्यक्ति की जो संपत्ति है उस संपत्ति पर कर का भुगतान व्यक्ति को करना होता है, और जिस व्यक्ति को कर चुकाना है धनकर में वही व्यक्ति कर का भार भी वहन करता है। यानी धनकर आयकर दोनों प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। और प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पर होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर में जो कर चुकाने वाला होता है वो कर का भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाल देता है। कर सरकार को कोई और चुकाता है, लेकिन कर का भार वहन करने वाला अन्य व्यक्ति होता है। यानी कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। कर चुकाने वाला और कर का भार वहन करने वाला अलग अलग होता है। कराघात यानी इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और करापात यानी इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो जीएसटी के नाम से सभी जगह प्रचलित है, जीएसटी के नाम से प्रसिद्ध है। वो जीएसटी है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में सेवा प्रदाता या विक्रेता कर का भार ग्राहक पर या क्रेता पर या जो सेवा का उपभोक्ता है उस पर डाल देता है, और कर को चुकाता है विक्रेता या सेवा प्रदाता। जबकि कर का भार वहन करने वाला व्यक्ति होता है ग्राहक या सेवा प्राप्त करने वाला या क्रेता। यानी अप्रत्यक्ष कर में इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर होते हैं। और अप्रत्यक्ष कर का प्रमुख उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसके अलावा अन्य कई कर भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जाते हैं। उनमें प्रमुख कर हैं निर्यात कर, आयात कर, चुंगी, टोल टैक्स व अन्य कई तरह के कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू होने के बाद समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी जो प्रचलित कर हैं उनमें निर्यात कर, आयात कर ये प्रमुख कर हैं। धनकर, आयकर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये प्रमुख रूप से वसूल किए जाने वाले कर हैं। भारत की सीमाओं के बाहर जो माल भेजा जाता है या जो वस्तुएं भेजी जाती है उन पर जो कर लगाया जाता है वो होता है निर्यात कर, एक्सपोर्ट ड्यूटी। और भारत की विदेशों से जो भारत की सीमा में माल आता है या वस्तुएं आती है उन पर जो टैक्स लगाया जाता है वो कहलाता है आयात कर
यानी इंपोर्ट ड्यूटी। इसी तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने से पहले कई अन्य तरह के कर भी प्रचलित थे, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं, जैसे विक्रय कर व अन्य कई तरह के कर जीएसटी लागू होने के बाद समाप्त हो गए हैं। अब केवल जो प्रमुख कर हैं उनमें आयकर, धन कर, निर्यात कर, आयात कर, ये प्रमुख कर हैं और इनमें प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर और धन कर, तथा अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है वस्तु एवं सेवा कर, निर्यात कर, आयात कर। हम यहाँ पर आयकर को इस विषय में पढ़ रहे हैं और आयकर विधान एवं लेखे बीकॉम पार्ट सेकंड की कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षा में पेपर फर्स्ट के रूप में पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। और हम आज इस वीडियो में आयकर के बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य जो मुख्य बातें आयकर के बारे में हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। आयकर दो शब्दों से मिलकर बना है, आय और कर। आय और कर यानी पहले करदाता की आय को ज्ञात किया जाएगा आयकर नियमानुसार और फिर उसके बाद उस आय पर कर लगाया जाएगा। इसके लिए जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको हम संक्षेप में एक एक करके समझेंगे और निश्चित रूप से इस वीडियो के बाद आयकर के संबंध में सामान्य जानकारी श्रोताओं को, दर्शकों को निश्चित रूप से हो जाएगी। भारत में सबसे पहले आयकर 1860 में ब्रिटिश शासनकाल में सर जेम्स विल्सन के द्वारा लगाया गया, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में विधिवत आयकर अधिनियम 1886 में लागू हुआ। स्वतंत्र भारत में आयकर अधिनियम 1961 प्रचलित है, जो संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 1962 से लागू है। आयकर अधिनियम 1961 में कुल 298 धाराएं हैं तथा 14 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा विभिन्न उपधाराएं हैं। आयकर अधिनियम के अलावा आयकर नियम 1962 भी आयकर दाताओं पर लागू होते हैं। आयकर नियमों में आयकर अधिनियम की सभी धाराओं को स्पष्ट किया गया है विस्तार से। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आयकर से संबंधित प्रपत्र, फॉर्मेट, ये सभी आयकर नियमों में दिए हुए हैं और आयकर नियम 1962 से लागू है। आयकर अधिनियम 1961 और आयकर नियम 1962 के अलावा भारत में जो आयकर को निर्धारित करने वाले प्रावधान हैं उनमें सबसे प्रमुख है प्रतिवर्ष लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वित्त विधेयक या वित्त बजट। और इस वित्त विधेयक में आयकर से संबंधित प्रावधान भी रखे जाते हैं और इन आयकर के प्रावधानों और आयकर की दरों के आधार पर ही आयकर की गणना की जाती है और इस वित्त विधेयक में ही आयकर अधिनियम में और आयकर नियमों में संशोधन भी आवश्यक होने पर किए जाते हैं। यानी आयकर के संबंध में जो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी है वो है आयकर अधिनियम 1961, आयकर नियम 1962, वित्त विधेयक जो प्रतिवर्ष लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसमें जो आयकर से संबंधित प्रावधान होते हैं, आयकर से संबंधित दरें होती है, वो सब इस वित्त विधेयक में ही दी जाती है।
इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाएं भी जो आयकर से संबंधित है उनको भी आयकर की गणना में ध्यान में रखा जाता है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के साथ साथ कर से संबंधित प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा जो परिपत्र, जो सर्कुलर समय समय पर जारी किए जाते हैं, उन परिपत्रों का, उन सूचनाओं का, उन नियमों का, उन स्पष्टीकरणों का भी आयकर की गणना में ध्यान रखना होता है। इसके अलावा विवाद की स्थिति में करदाता न्यायालय की शरण ले सकता है। न्यायालय से पहले आयकर विभाग का अपीलिएट ट्रिब्यूनल होता है, उसमें वो अपनी शिकायत दर्ज करेगा। यदि वो वहाँ से संतुष्ट नहीं होता है तो उसके बाद वो उच्च न्यायालय, और वहाँ भी संतुष्ट नहीं होता है तो अपनी शिकायत को सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज कर सकता है, और न्यायालयों के निर्णय आयकर विभाग को मान्य होते हैं। इसके अलावा आयकर की गणना के संबंध में कर निर्धारण वर्ष और गत वर्ष को भी समझना आवश्यक है। कर निर्धारण वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। और गत वर्ष कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व का जो वित्तीय वर्ष है वो गत वर्ष कहलाएगा। कर निर्धारण वर्ष यानी असेसमेंट ईयर। और कर निर्धारण वर्ष के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 2 उपधारा 9 में बताया गया है। और इसी तरीके से गत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर, इसके बारे में आयकर अधिनियम की धारा 3 में बताया गया है। ये दोनों वित्तीय वर्ष हैं, और कर निर्धारण वर्ष से तुरंत पूर्व वाले गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। वर्ष 2020-21 अगर कर निर्धारण वर्ष है तो इसकी अवधि होगी 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। और इस 2020-21 वाले कर निर्धारण वर्ष में जिस वर्ष की आय पर कर लगाया जाएगा वो होगा 2019-20, यानी 1 अप्रैल 2019 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2020 को जो समाप्त होता है वो गत वर्ष होगा 2020-21 कर निर्धारण वर्ष के लिए। वर्तमान में जो कोटा विश्वविद्यालय की 2021 की परीक्षा है उसमें कर निर्धारण वर्ष 2020-21 व गत वर्ष 2019-20 से संबंधित प्रावधानों का ही ध्यान रखना है। उसी के आधार पर प्रश्नों को हल करना है आयकर के पेपर में। इसके अलावा आयकर में जो 2 भाग हैं आय और कर, उसमें पहला भाग है आय, और आयकर अधिनियम में आयकर को 5 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। और आय के शीर्षकों के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 14 के अंदर, अंडर सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है। और आय के शीर्षक हैं 5 शीर्षक हैं, यानी किसी भी करदाता की आय को कुल 5 शीर्षकों में बांटा गया है, कुल 5 भागों में बांटा गया है, जिनमें से पहला भाग है वेतन शीर्षक की आय, दूसरा मकान संपत्ति से आय, तीसरा व्यापार और पेशे के लाभ, चौथा पूंजी लाभ, और 5वां अन्य साधनों से आय। इन 5 शीर्षकों के आयकर प्रावधानों के आधार पर 5 शीर्षकों की अलग अलग कर योग्य आय ज्ञात की जाएगी। वेतन शीर्षक में एक कर्मचारी अपने नियोक्ता से जो भी प्राप्त करेगा वो सब वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित होगा, चाहे वो मूल वेतन हो, चाहे भत्ते हों, चाहे सुविधाएं हों,
या अनुलाभ हों या अन्य जो भी उसने अपने नियोक्ता से प्राप्त किया है, उन सबका योग वेतन शीर्षक की आय में सम्मिलित किया जाएगा और वेतन शीर्षक के आयकर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात की जाएगी। इसी तरीके से मकान संपत्ति से होने वाली आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा और इसकी कर योग्य आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए ज्ञात की जाएगी। व्यापार और पेशे से होने वाले लाभों को व्यापार एवं पेशे से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा। इसी तरीके से संपत्तियों के क्रय विक्रय से होने वाले लाभों की आय को पूंजी लाभ शीर्षक में सम्मिलित किया जाएगा। पूंजी लाभों को दो भागों में बांटकर पूंजी लाभ शीर्षक की आय ज्ञात की जाती है, दीर्घकालीन पूंजी लाभ और अल्पकालीन पूंजी लाभ। इसके अलावा जो इन चारों शीर्षकों में यानी वेतन शीर्षक, मकान संपत्ति से आय, व्यापार पेशे के लाभ, पूंजी लाभ, इन चारों शीर्षकों में जो आय सम्मिलित नहीं होती है उसे अन्य साधनों से आय शीर्षक में सम्मिलित किया जाता है। और अन्य साधनों से आय शीर्षक में जो आय प्रमुख रूप से शामिल की जाती है उनमें ब्याज से प्राप्त होने वाली आय, लाभांश से प्राप्त होने वाली आय, लॉटरी से आय या अन्य ऐसी सभी आयें जो वेतन, व्यापार पेशे, मकान संपत्ति या पूंजी लाभों में नहीं सम्मिलित हो रही है, वो सभी आयें अन्य साधनों से आय शीर्षक की आय में सम्मिलित होगी। इन पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय संबंधित शीर्षक के आयकर प्रावधानों के आधार पर ज्ञात कर ली जाएगी और इन पांचों शीर्षकों की कर योग्य आय का जो योग होगा वो कहलाएगा सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम। यहाँ शॉर्ट में इसको जीएसटी भी बोल सकते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। अगर किसी व्यक्ति की इन पांचों शीर्षकों से में से किसी एक ही शीर्षक की आय हो तो उसी शीर्षक की आय सकल कुल आय हो जाएगी। यदि किसी करदाता की इन पांच शीर्षकों में से दो या तीन या चार या पांचों शीर्षकों में आय है, जितने भी शीर्षकों में उसकी आय है, पहले उस शीर्षक के नियमों के अनुसार उस शीर्षक की आय ज्ञात करेंगे और फिर पांचों शीर्षकों की आय ज्ञात होने के बाद उनका जोड़ निकाला जाएगा और वो जोड़ कहलाएगा सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम, जीटीआई। इस ग्रॉस टोटल इनकम में से, सकल कुल आय में से धारा 80 से धारा 80U तक की जितनी भी कटौतियां हैं उन सब कटौतियों को घटाने के बाद जो प्राप्त होगा वो कहलाएगी कुल आय, टोटल इनकम। और इस टोटल इनकम पर ही वित्त विधेयक में दी गई दरों के आधार पर कर की गणना की जाएगी। इस टोटल इनकम पर कर की गणना की जाती है, इसलिए टोटल इनकम को ही कर योग्य आय भी कहा जाता है। यानी कुल आय या टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम, ये तीनों एक ही आय के नाम है। टोटल इनकम कहें या कुल आय कहें या कर योग्य आय कहें या टैक्सेबल इनकम कहें, इन पर, इस आय पर करदाता को कर देना होता है। वित्त विधेयक में दी गई दरों से इसी आय पर कर की गणना की जाती है। इसके अलावा वित्त आयोग राष्ट्रपति के द्वारा 5 साल के लिए गठित किया जाता है। ये वित्त आयोग केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में आयकर की राशि का बंटवारा किस आधार पर किया जाए इसके संबंध में मापदंड निर्धारित करता है और इसी आधार पर आयकर की राशि को केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के मध्य बांटा जाता है।
वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वाधिक जो राजस्व वसूल किया जाता है वो आयकर के रूप में ही वसूल किया जाता है। उसके बाद जो राजस्व की वसूली होती है वो वस्तु और सेवा कर के रूप में होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी भारत में वैसे तो अनेकों प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, लेकिन राजस्व की जो प्रमुख वसूली होती है या वित्त जो सरकारें मुख्य रूप से प्राप्त करती है, उनमें आयकर व वस्तु एवं सेवा कर प्रमुख हैं। आयकर प्रत्यक्ष कर है, प्रगतिशील कर है और सर्वाधिक राजस्व की वसूली या कर की वसूली या वित्त की प्राप्ति आयकर के द्वारा ही होती है। इसके बाद जो वस्तु और सेवा कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, इसके द्वारा सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति या वसूली सरकारों द्वारा की जाती है।